स्टूडेंट्स, अनु की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है बच्चों कि हम जो है वो प्रश्नावली 7.1 कर रहे थे और उसके हमने जो क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार हमें बताना था और कारण बताना था। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का हमने जो है फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने देखा था कि ये जो चारों बिंदु हैं वो एक वर्ग को दर्शा रहे थे। देखा था ना हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि चारों भुजाएं समान आ रही थी और आपको पता होता है कि जब चारों भुजाएं सेम आती हैं और आप जो विकर्ण होते हैं अगर वो भी उनका मान भी समान होता है तो वो जो चतुर्भुज होगा वो वर्ग होता है। तो आज की इस क्लास में हम बच्चों क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड और जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो डिस्कस करेंगे कि कैसे ये पॉइंट्स जो है उनके थ्रू हम पता करेंगे कि ये चतुर्भुज बनता है कि नहीं, अगर बनता है तो वो कौन सा बनता है। चलो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, जो हम प्रश्नावली 7.1 निर्देशांक ज्यामिति कर रहे हैं तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड पार्ट है वो देखो क्या कह रहा है हमें कि आपके सामने चारों पॉइंट्स दे दिए। ठीक है, एक पॉइंट है -3, 5 और एक है 3, 1, 0, 3 और एक है -1, -4 और ये पूछा है कि बताइए कौन सा चतुर्भुज है और हमें कारण भी बताना है। तो देखो, आप जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह से कार्तीय निर्देश तंत्र बनाओ और फिर उसको करो। मैं जब भी बच्चों को क्वेश्चन क्लास कराती हूँ क्लास के अंदर तो मेरा हमेशा से ये मानना रहता है कि अगर हम प्रश्नावली कर रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति जिसमें हम निर्देश तंत्र के ऊपर किस तरह से पॉइंट्स को अंकित करते हैं ये सीखते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन में से पॉइंट्स दिए तो एक मोटा सा आइडिया हम कच्चा चित्र बना के ले सकते हैं। तो देखिए, आपको ये तो पता, इतनी पहचान तो होगी ना इससे पहले वाले क्वेश्चंस के अंदर कि जैसे भी हम किसी पॉइंट को देखते हैं तो उसमें x और y की वैल्यू को देख के हम पता लगा लेते हैं कि इस कार्तीय निर्देश तंत्र के अंदर जो है वो कौन से चतुर्थांश में आएंगे। अब देखिए, जैसे पहला इसमें फर्स्ट वैल्यू है -3 और 5। अब आप बताइए, -3 आपको पता है पहली वैल्यू x की होती है, -3 है तो आपको पता है कि x की वैल्यू -3 जो है मूल बिंदु के इस तरफ होती है, बाईं तरफ होती है। ये रहा -3 और प्लस का क्या है आपके पास 5 है, यानी कि मोटा सा अंदाजा लगा लेते हैं कि y की वैल्यू है +5 तो y यहाँ पे प्लस होता है, यानी कि ये वाला आपको जो है पॉइंट लगभग यहाँ पे बन जाएगा जो कि x -3 और 5 के पास। हम सिर्फ अंदाजा ले रहे हैं, हम यहाँ पे कोई नाप तोल के नहीं बना रहे हैं। ठीक है, मतलब एक थोड़ा सा माइनर सा आइडिया लेने के लिए। दूसरा पॉइंट है +3 और +1। अब आपको पता दोनों ही वैल्यू प्लस में है, इसका मतलब कौन से चतुर्थांश में होगी, पहले में होगी। तो देखिए, x का मान +3 और y का मान +1, यानी कि x में 3 तक जाएंगे और y में 1 तक। दूसरा पॉइंट आपका ये बन जाएगा। तीसरा पॉइंट देखो आपको दिया हुआ है 0, 3, वो भी दोनों प्लस के हैं। इसका मतलब देखो, मूल बिंदु 0 तो मूल बिंदु वाला हो गया, यानी कि x का मान तो क्या है 0 है और y का मान 3 है। आपको पता y का मान 3 प्लस में, यानी कि ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका। ठीक है, और आपके पास लास्ट पॉइंट इसमें दिया है -1, -4। दोनों ही पॉइंट्स माइनस में दिए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों पॉइंट्स माइनस में होते हैं हमारे कौन से में, तीसरे चतुर्थांश में होते हैं, जहाँ पे x की वैल्यू भी माइनस में होती है और y की वैल्यू भी माइनस में होती है बच्चों। तो देखिए, -1, ठीक है, और y की वैल्यू -4, तो लगभग पॉइंट यहाँ आएगा। तो हमने एक बेसिक सा अंदाजा लगा लिया। देखिए, हालांकि हमने इसको ग्राफ पेपर पे नहीं किया, अगर पर फिर भी एक मोटे अंदाजे के तौर पे भी अगर जब हम इन पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं तो कहीं ना कहीं आप खुद कहोगे कि मैम ये चतुर्भुज तो लग ही नहीं रहा। हमें ये तो पता करना है ना कि ये बताओ चतुर्भुज है या नहीं, और अगर है तो कारण दीजिए। तो पहली बात, आपको ये मोटा सा कच्चा चित्र बनाने पे भी महसूस हो रहा है कि जो पॉइंट ए है, पॉइंट सी है और पॉइंट बी है, ये तीनों की तीनों जो हैं वो एक ही रेखा में आ रहे हैं। इस वजह से ये जो संरचना है वो चतुर्भुज की तो बन ही नहीं सकती। ठीक है, लेकिन ये तो आपने आइडिया लगा लिया, लेकिन इसको प्रूफ कैसे करेंगे कि भाई चतुर्भुज है या नहीं है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना बच्चों कि कार्तीय निर्देश तंत्र में उपरोक्त बिंदुओं को जब हम अंकित करते हैं तो देखिए, पॉइंट ए है, बी है, सी है, ये तीनों ही संरेखीय हैं। अब आप मुझे खुद बताइए, अगर कोई पॉइंट्स एक ही रेखा के अंदर होंगे तो क्या वो कोई चतुर्भुज वगैरह बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। कोई आकृति बंध बनाने के लिए जो है उन पॉइंट्स का अलग होना जरूरी है। अगर वो एक ही रेखा के ऊपर है तो वो आकृति नहीं बना पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ ना कि ये बिंदु चतुर्भुज की आकृति नहीं बना सकते। पर हम इसको प्रूफ कैसे करें। अब एक बात ध्यान रखना, अगर आपको ये प्रूफ करना है ना कि जो बिंदु ए है, सी है और बी है वो संरेखीय है, यानी कि एक ही पॉइंट पे है, तो देखो बच्चों, आपके पास दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है ना कि जब हम दो भी आपके पास कोई भी पॉइंट्स होता है उनके बीच में जब दूरी निकालते हैं तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं, अंडर रूट के अंदर x2 - x1 की स्क्वायर प्लस में y2 - y1 की स्क्वायर। वैसे ही अगर हम इन पॉइंट्स की ढाल निकाल लें, अब देखिए कैसे निकाली जाती है ढाल। तो देखो, जैसे पॉइंट ए और सी की ढाल निकाली हम, ठीक है, ये दूरी सूत्र का उपयोग कर, जैसे पॉइंट ए ये रहा आपका और पॉइंट सी ये रहा, तो आप लिख भी सकते हो जैसे पॉइंट ए की वैल्यू है -3, 5 और पॉइंट सी है आपके पास 0 और 3। तो पहले आप लिख लीजिए
ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। देखिए मुश्किल नहीं, बिल्कुल आसान है। जब भी ढाल निकालनी होती है ना, तो हमेशा अंश वाली जगह पे तो लिखा जाता है y2 माइनस y1 और बटे में हर वाली जगह में लिखा जाता है x2 माइनस x1। अगर आपको किसी भी इस तरह से पॉइंट्स की ढाल निकालनी होती है तो देखिए y2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 3 है, माइनस फॉर्मूले का, और y1 की वैल्यू कितनी है 5 है। देन हम यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट की है, बटे में x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू 0 है, माइनस x1, देखो माइनस फॉर्मूले का है और माइनस वाली x1 की वैल्यू भी माइनस में है। देन माइनस माइनस प्लस होने से ये प्लस का 3 आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, बताओ 3 प्लस का है, माइनस का 5 है, देन प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 2 आ गया और बटे में 3 आ गया। यानी कि आपके तरह से एक तरह से ए और सी की जो ढाल है वो माइनस का 2/3 आई। ऐसे ही हम चेक करते हैं कि देखो ए और सी की ढाल हमने चेक कर ली। अब हम चेक करते हैं कि ये जो सी बी है या फिर बी सी जो है, इनकी ढाल सेम आती है क्या। तो वैसे ही करेंगे, पॉइंट रख लिया आपने सी और बी, इसकी ढाल निकालोगे तो वही ये हमारा x1, ये y1, x2, y2, देन वही फॉर्मूला लिखेंगे ढाल वाला और उसमें वैल्यू पुट कर देखो y2 कितना है 1 माइनस y1 यानी कि माइनस का 3 अपॉन में x2 माइनस x1 की वैल्यू है 3 माइनस में x1 की वैल्यू है 0। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस होता है तो 3 में से 1 गया तो 2 आएगा, लेकिन माइनस की रकम बड़ी है देन माइनस आया, 3 में से 0 गया तो 3 आया। तो देखिए इसकी वैल्यू भी कितनी आई आपके पास, माइनस का 2/3। तो देखो बच्चों, आपने पॉइंट ए और सी की ढाल देखी तो भी माइनस का 2/3, ठीक है, पॉइंट बी और सी की ढाल देखी तो भी माइनस का 2/3। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों की ढाल बराबर होने का मतलब ये होता है कि ये जो तीनों पॉइंट्स है ना बच्चों, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या है, संरेख है। यानी कि तीनों बिंदु जो ए बी सी है संरेखीय है। अगर तीनों पॉइंट संरेख होंगे इसका मतलब क्या हुआ कि वो चतुर्भुज नहीं बना सकता। अब आप खुद सोचिए कि अगर तीनों ही पॉइंट्स एक ही रेखा के ऊपर बन रहे हैं ए बी और सी, तो बताओ या ये कोई चतुर्भुज बन रहा है क्या, यानी कि या फिर ये कोई चतुर्भुज बना सकता है क्या। क्योंकि आपको पता है कि एक पॉइंट आपका इधर जा रहा है लेकिन बाकी तीनों पॉइंट तो सिंगल एक लाइन में आ रहे हैं ना, तो ये जो आकृति है वो चतुर्भुज नहीं बन रही है। त्रिभुज जैसी फिर भी बन रही है लेकिन चतुर्भुज नहीं बन रही, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये था कि हम उसने पूछा ये था हमसे कि आप ये बताइए कि चतुर्भुज बन रहा है या नहीं। तो हम कह देंगे भी चतुर्भुज जो है इसके अंदर नहीं बन रहा, और उसका जो रीज़न है वो भी हमने प्रूफ कर दिया कि किस तरह से इसमें हम जो है वो इनकी ढाल निकाल के देख लेते हैं कि तीनों पॉइंट्स जो हैं वो संरेख है। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप इसको अच्छे से नोट कीजिए। फिर हम करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर आगे तीसरा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, अब हम करेंगे वापस प्रश्न। आगे जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का है, जो तीसरा पार्ट है उसमें भी हमें 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। और ये 4 पॉइंट्स देके पूछा गया है वही कि बताइए कौन सा चतुर्भुज है, और उसके बाद हमें उसका कारण भी देना है भी उसको हमने वो वाला चतुर्भुज का नाम स्पेशल कैसे दिया। तो देखिए आपकी मर्जी है, चाहो तो आप जैसे मर्जी चतुर्भुज ड्रॉ कर लो। ऐसे मत सोचना कि हमने आयत वर्ग कैसा ड्रॉ करना है, हमें नहीं पता कि कैसी आकृति बनेगी। हमें पता है कि 4 भुजाओं वाली आकृति है तो हमने एक चतुर्भुज जैसा बना लिया, ठीक है। उसके बाद पॉइंट्स जो हैं इसके चारों पॉइंट्स जो दिए हुए थे मैंने इसके सिरों पे रख लिए। लेकिन जब मेरी एक आदत है बच्चों को क्वेश्चन करवाने की कि जब भी मैं ऐसे क्वेश्चन सोल्व करवाती हूँ ना क्लास के अंदर, तो मेन फोकस ये रहता है कि आप कार्तीय निर्देश तंत्र बनाइए ताकि आपको दिमाग में एक आइडिया हो जाए, और इसके साथ साथ आपके अंदर कौन सा प्रथम चतुर्थांश द्वितीय तृतीय और फोर्थ वाला जो होता है, किसमें प्लस प्लस होता है किसके अंदर माइनस प्लस होता है, मतलब सारी जो चीज़ें हैं वो आपके माइंड में एक तरह से स्टेबल हो जाती है, इनके आपके कंसेप्ट जो है वो एकदम क्लियर हो जाते हैं बच्चों। तो इसीलिए जो है मैं ये जो है कार्तीय निर्देश तंत्र बनाती हूँ। बाकी ये कोई ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि आप इसको बनाए, ये सिर्फ ओनली अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है। अब जैसे ये देखिए प्लस का 4 था प्लस का 5 था, तो मैंने एक आइडिया से बनाया कि हाँ ये रहा प्लस का 4 ये प्लस का 5, क्योंकि कार्तीय निर्देश तंत्र तो आपको पता ही है ना, तो ये एक पॉइंट यहाँ बना लिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट था प्लस का 7 प्लस का 6, तो मैंने देखा x अक्ष पे प्लस का 7 है, y अक्ष पे प्लस का 6 है, ये हमारा पॉइंट बन गया। तीसरा पॉइंट था प्लस का 4 प्लस का 3, तो प्लस का 4 यानी कि x अक्ष पे प्लस का 4 है और y अक्ष पे प्लस का 3 है, तो ये वाला पॉइंट हो गया। और फिर है प्लस का 1 प्लस का 2, यानी कि x अक्ष पे प्लस का 1 और y अक्ष पे प्लस का 2। तो इस तरह से मैंने जब ये पहले 4 पॉइंट्स बनाए, फिर जब मैंने इन 4 पॉइंट्स को इस तरह से आपस में जो है सीधी रेखाओं से जोड़ा, तो कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर जो है मेरे सामने आ रही है। हालांकि ये कोई हमने नाप तोल के नहीं बनाया है, एक कच्चा सा चित्र है बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल कच्चा चित्र है, लेकिन फिर भी हमारे माइंड में कहीं ना कहीं एक इमेज शो हो रही है कि आप इसको देख के पता लगा सकते हैं कि ये वर्ग है, आयत है, समांतर चतुर्भुज है या समचतुर्भुज है। अब आप खुद बताइए, ऐसी संरचना वर्ग जैसी तो नहीं लग रही, ना ये आयत लग रहा है, लेकिन फिर भी हम देख के नहीं बता सकते जब तक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर दें। लेकिन मोटा सा आइडिया हमारे माइंड में जो है आ जाता है, क्योंकि सारी वैल्यूज़ भी देखिए प्लस में है। तो हमारी प्रथम चतुर्थांश में ये बनी है ना, ये वाली जो वैल्यू बनी है इसके अंदर। तो देखिए बच्चों, अब हम कैसे करेंगे इसको। अब आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर, तो अब देखो बच्चों,
आपने क्या किया, एक तरह से एक चतुर्भुज बनाया और 4 पॉइंट्स जो थे इसके ऊपर आपने इंडिकेट कर लिए अपनी मर्जी से, ठीक है। तो आपने लिख लिया जैसे पॉइंट ए बी सी और डी, और जो इनकी वैल्यू थी वो आपने पुट कर दी। अब आपको तो पता है कि हमारा मेन काम क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना, क्योंकि जब हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेते हैं ना बच्चों, तो उससे ये होता है कि हमें उसकी भुजा पता चल जाती है। तो हम वही लिखेंगे, पॉइंट ए और बी के बीच में दूरी निकालेंगे, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के निर्देशांक लिखे और इस दूरी का फॉर्मूला लगाया। अब आपको पता है कि दो बिंदुओं के बीच में दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। फिर आपको पता है, देखो बच्चों, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन में देखिए, जैसे आपको पता है कि यहाँ पे x2 की वैल्यू कितनी है, तो x2 की वैल्यू है यहाँ पे 4, देन 4 माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 की वैल्यू है 5, देन 5 माइनस में 2 का, फिर आगे होल स्क्वायर। अब आपको पता है 4 में से 1 गया 3, 3 की स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी 5 में से 2 गया 3, देन 3 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर 9, यहाँ पे प्लस में 3 की स्क्वायर 9, बताओ 9 और 9 कितने होते हैं, 18 होते हैं। तो आपको पता है कि अंडर रूट में 18 आ जाएगा, क्योंकि जो 18 है ये पूर्ण वर्ग संख्या तो है ही नहीं, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो। यानी कि एक तरह से आपने ए और बी के बीच में जो दूरी है वो निकाल ली, अंडर रूट 18 आई है, तो वो आप चाहे लिख भी सकते हो, ये दूरी आपके पास अंडर रूट में 18 आ गई, ठीक है। सेम ऐसे ही अब आप पॉइंट बी और सी के बीच में दूरी निकालोगे, तो पॉइंट बी और जो सी के में जो निर्देशांक थे बच्चों, वो मैंने यहाँ पे लिख लिए कि पॉइंट बी सी के बीच में दूरी निकालनी है, तो ये रे बी के निर्देशांक और ये रे सी के निर्देशांक। सेम वैसे ही दूरी सूत्र लगाएंगे, बी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर देखिए अब x2 माइनस x1 देन 7 माइनस 4 की होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 देन 6 माइनस का 5 उसकी स्क्वायर। अब आप देखिए 7 में से 4 गए तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, 3 के स्क्वायर प्लस में 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, देन 1 की स्क्वायर। अब आप देखिए 3 की स्क्वायर 9, 1 का 1, तो ये आ गया अंडर रूट में 9 और 1 कितने हो गए 10, तो अंडर रूट का 10 जो है आपके पास वैल्यू आ गई बी सी के मध्य की दूरी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो रूट में 10 आ गया आपके पास। अब हम निकालेंगे पॉइंट सी और डी के बीच में दूरी, देन सेम वही सी और डी के बीच में दूरी निकालनी है, तो पॉइंट सी लिखा आपने, पॉइंट डी लिखा, इनके निर्देशांक लिखने के बाद आपने वही सी डी के बीच में दूरी सूत्र लगाया, देन अंडर रूट x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, ठीक है। अब सॉल्व देखिए, प्लस माइनस माइनस होता है, 7 में से 4 गए 3 बचेंगे, बट माइनस के 3 बचेंगे, और आपको पता है कि अगर ब्रैकेट में माइनस का 3 आए, ठीक है, सपोज करिए माइनस का 3 आएगा, उसके स्क्वायर बनेगा, तो माइनस है ब्रैकेट में लेकिन घात सम संख्या होती है, तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और 3 की स्क्वायर 9 हो जाएगा, देन मैंने यहाँ सीधा लिख दिया 9। सेम यहाँ भी ऐसे होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि उत्तर कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा, लेकिन स्क्वायर है तो आपको पता है अगर घात सम संख्या होती है तो माइनस प्लस हो जाएगा और 3 की स्क्वायर 9 ही आएगा, तो ये भी 9 प्लस 9 कितने होते हैं, 18 होते हैं, तो अंडर रूट में 18 आ जाएगा, पूर्ण वर्ग तो है नहीं ये। तो सेम ऐसे ही आपने सी और डी की बीच दूरी निकाली, वो आपके पास आई अंडर रूट में 18। अब हम निकालेंगे पॉइंट ए और डी के बीच में दूरी जो है वो हमारे पास कितनी आती है। तो देखो बच्चों, पॉइंट ए और डी के बीच में दूरी है जो, उसमें इसके हम निर्देशांक लिख लेंगे जैसे पहले वाले के लिखे थे। ये देखिए, पॉइंट ए और डी के बीच में दूरी निकालने के लिए आपने लिख लिया, पॉइंट ए के निर्देशांक लिख लिए, डी के निर्देशांक लिख लिए, ठीक है। सेम वैसे ही x2 माइनस x1 की स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर यानी कि 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए अंडर रूट में 4 में से 1 गया 3, देन 3 की स्क्वायर 9, 3 माइनस का 2, 3 में से 2 गया 1, देन 1 की स्क्वायर 1, 9 और 1 कितने होते हैं 10 होता है, अंडर रूट 10 आ गया, यानी कि एक तरह से आपके पास ए डी के मध्य की दूरी भी कितनी आ गई, अंडर रूट का 10 आई। तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, ये आ गई अंडर रूट में 10, ठीक है। अब आप देखिए बच्चों, आपके पास ये दूरियां तो आ गई। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप चतुर्भुज के अंदर ये पता लगाते हो ना चतुर्भुज कौन सा है, तो हमें उसमें क्या करना होता है, विकर्ण का भी पता लगाना होता है, क्योंकि विकर्ण का पता लगाने से हमारे माइंड में एकदम क्लियर हो जाता है कि वो जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगी। देखिए जैसे अब आपको पता है यहाँ पॉइंट ए और अगर मैं सी को मिलाऊं तो एक विकर्ण मेरे पास ए सी हो गया, ठीक है, और अगर मैं ये पॉइंट बी और डी को मिलाऊं तो एक मेरे पास विकर्ण जो है बी डी हो गया। तो मैं पॉइंट ए और सी यानी कि जो विकर्ण ए सी है इसका मान पता लगाती हूँ और विकर्ण बी डी जो है इसका मान पता लगाती हूँ। ये मैं क्यों कर रही हूँ, तो बच्चों आपको अच्छे से ये बात हमेशा से ध्यान रखनी है कि जब भी आमने सामने की भुजाएं, किसी भी चतुर्भुज में आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो क्या हो, बिल्कुल समान हो, आमने सामने की भुजाएं समान हो, लेकिन जो विकर्ण होते हैं ना वो बराबर नहीं हो, फिर तो आप क्या कहोगे, समांतर चतुर्भुज होगा वो। अगर
आमने सामने की भुजाएं भी समान है और विकर्ण भी समान है, फिर वो हमारा आयत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें विकर्णों का पता लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखिए इस डायग्राम के अंदर जब आपने दूरी सूत्र का प्रयोग करके भुजाएं निकाली तो आपको ये पता चल गया कि भाई ये भुजा ए डी जो है मेरी भुजा बी सी के बिल्कुल समान है, इसकी वैल्यू भी √10 है, इसकी वैल्यू भी √10 है। ठीक है, और भुजा ए बी जो है वो भुजा डी सी के सेम आ रही है, √18, यानी कि आमने सामने की भुजाएं सेम तो भाई आयत में होती है। अब आप तो इस तरह से आपसे बोल दो ये तो आयत है, लेकिन आपको पता है कि अगर हम इसके विकर्ण निकाल लें तो एकदम कंफर्म हो जाएगा कि भाई ये आयत है या समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि आयत में तो विकर्ण भी बराबर होते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज में क्या होता है बच्चों, विकर्ण बराबर नहीं होते। तो आपको ये बात जो है अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके विकर्ण निकालेंगे। तो अब आपको पता है कि अगर हम इसके विकर्ण निकालने हैं बच्चों तो विकर्ण ए और सी निकालना है। मैंने इसके निर्देशांक लिख लिए, ये देखिए बच्चों, ये पॉइंट ए रहा, ये वाला ए और ये वाला सी, इनके जो निर्देशांक थे ए और सी के, तो ये मैंने यहाँ पर जो है वो लिख लिए हैं। अब देखो ए और सी के बीच में दूरी निकालनी है, अंडर में x2 - x1 की स्क्वायर प्लस में y2 - y1 की स्क्वायर, तो वही लिखेंगे। देखो x2 यानी कि 7 - 1 का होल स्क्वायर प्लस में 6 - का 2 का होल स्क्वायर, y2 - y1 स्क्वायर का हो गया। अब देखिए 7 में से 1 गया 6, 6 की स्क्वायर, 6 में से 2 गया 4, 4 की स्क्वायर। बताओ 6 की स्क्वायर 36 होती है और 4 की स्क्वायर 16 होती है। देन जब आप 36 और 16 को जोड़ते हो तो आता है 52, वो भी किस में आ गया, अंडर रूट में आ गया, पूर्ण वर्ग संख्या तो है नहीं, तो आपने इसको इतना ही लिख दिया। अब आगे देखिए विकर्ण बी और डी, यानी कि विकर्ण आपका बी और डी। अब ये वाला विकर्ण आप जब सोल्व करते हो बच्चों तो देखो ये कैसे आएगा आपके पास, बी और डी लिखा, सेम वैसे ही आपने क्या लगाओगे, दूरी सूत्र लगाओगे, तो भाई x2 - x1, देन 4 में से 4 गई, 0 आएगा वैसे भी, उसका होल स्क्वायर प्लस में 3 माइनस का 5 में और उसका क्या जाएगा होल स्क्वायर, देन 4 में से 4 गया 0, और यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, देन 5 में से 3 गया 2 आएगा, लेकिन माइनस का 2 आएगा, लेकिन घात कैसी है, ऊपर सम संख्या होने से माइनस का प्लस हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। अब 0 में 4 जोड़ा आपने तो 4 आया, लेकिन कैसे आएगा, अंडर रूट में 4 आएगा। अब आप एक देखिए बच्चों, क्या विकर्ण बराबर है, क्या विकर्ण बराबर नहीं है। AC का मान आपके पास अंडर रूट में 52 आ रहा है, लेकिन BD का मान आपके पास अंडर रूट में 4 आ रहा है। और देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि AB भुजा थी वो CD भुजा के बराबर आ रही है, अंडर रूट 18। ये देखिए AB भुजा BC भुजा, इसलिए सॉरी CD भुजा के सेम आ रही है ना, ये भुजा भी अंडर रूट 18, ये भुजा भी अंडर रूट 18। इसी के साथ साथ भुजा जो आपकी BC है वो AD के बराबर आ रही है, अंडर रूट 10। ये देखिए भुजा BC अंडर रूट 10, भुजा AD अंडर रूट 10। इसका मतलब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर आ रही हैं, लेकिन हमारे विकर्ण जो है इसमें बराबर नहीं है। और देखिए बच्चों, अगर ऐसा हो कि आमने सामने की भुजाएं तो सेम आ रही हैं लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है, तो वो हमारा चतुर्भुज कौन सा होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है कि अब आप खुद देखिए बच्चों, अगर मैं आपको फिर से अपने इस पे लेके चलूँ निर्देश तंत्र वाले पे, तो आप खुद देखिए जब आपने एक मोटा सा आइडिया लिया था, यहाँ पे इसको ड्रॉ किया था, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी आपको पता चल रहा है ना कि अगर आप इसके विकर्ण बनाओगे, ठीक है, तो देखिए अगर आप इसके विकर्ण भी बनाते हैं तो यहाँ भी पता चलता है कि एक विकर्ण बहुत लंबा बन रहा है, एक विकर्ण बहुत छोटा बन रहा है, कि विकर्ण बराबर नहीं है। तो मोटा सा आइडिया पहले भी लग जाता है हमें कि ये समांतर चतुर्भुज होगा, लेकिन क्योंकि हमें पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो हमें ये सब करना होता है। देखिए बच्चों, प्रश्न को समझाने में समय लग सकता है, लेकिन ये प्रश्न दिखने में ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत ही लेंथी है, लेकिन आपको यकीन मानिए इस प्रश्न को करने में 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। अगर आप थोड़ा स्लो भी करते हैं तो भी आपको 5 मिनट से ज़्यादा इस क्वेश्चन को करने में नहीं लगेंगे, क्योंकि समझाते समय तो हमें एक एक जो बात है वो अच्छे से बतानी पड़ती है, तो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, दूरी सूत्र का हमें प्रयोग करना होता है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि इसमें आमने सामने की भुजाएं कैसी हैं, समान है, ठीक है, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है। इसका मतलब ये जो संरचना है हमारी, ये जो पॉइंट्स जो आपको दिए गए हैं, ये जो है समांतर चतुर्भुज के पॉइंट्स हैं, और इसका जो रीज़न है वो भी हमने इसमें डिस्क्राइब कर दिया। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको आज का जो सेशन है वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी तरह से हमारे पास प्रश्नावली 7.1 जो है, इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। अब बाकी जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।